बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे जो बैनुल-अक़वामी अमूर, ख़ारजा अमूर के महाज़ पे इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सफ़ीरों की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई दफ्तर ख़ारजा में, और उसका मकसद था कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को जो इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटा जाए। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाली तब्दीलियों पर गौर किया गया। इस हवाले से क्या हिकमत अमली मुरतब की जा सकती है, और फिर ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। और बहुत सारे नुकात हैं कि आखिर पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी कितनी मौसर बनाई जा सकती है, और पाकिस्तान कमिटी ऑफ नेशंस में यानी बैनुल-अक़वामी बरादरी में अपनी ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से कहाँ खड़ा है। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे बढ़ती हुई दहशत गर्दी और 2023 में जो दहशत गर्दी की खौफनाक लहर आई है, इससे कैसे निपटा जा सकता है। अपने जो एक्सपर्ट्स और मेहमान उनसे तारफ़ कराते चलें। एम्बेसडर रिटायर्ड शाहिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं, तवील अरसा सफारतकारी में गुजारा। एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, उनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कमर चीमा साहब, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं और सनोबर इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और बैनुल-अक़वामी अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका भी शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर गौरी साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब, ये वक्तन फ़वक्तन दफ्तर ख़ारजा में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है, पाकिस्तानी इनवाइस कॉन्फ्रेंस, फिर सारी दुनिया से एम्बेसडर्स बुलाए जाते हैं, गौर व खौस होता है। इस मरतबा भी ये 3 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रही, तो चीज़ें बहुत सारी डिस्कस होती हैं। चैलेंजेस बहुत गंभीर हैं इस वक्त, बहुत शदीद चैलेंजेस हैं। अफ़गानिस्तान की तरफ से हमें चैलेंज है, इंडिया की जानिब से है, फिर गज़ा की सूरत हाल जो है वो इस्लामी दुनिया के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या दफ्तर ख़ारजा कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपना सकता है? ख़ारजा पॉलिसी को रिव्यू कर रहे हैं, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे हम इन चैलेंजेस से निपट सकें बेसिकली? देखिए जी, ये जो ऑन वॉइस कॉन्फ्रेंस है, ये रेगुलरली होती रहती है। और जब भी खारजा वजारत खारजा या पॉलिटिकल लीडरशिप ये फील करती हैं कि जी क्योंकि देखें ना, वैसे तो डेली बेसिस पर जितनी हमारी एम्बेसीज हैं, सफारत खाने हैं, सफारतखाने हैं, वो जी रिपोर्ट्स एम्बेसीज हैं, भिजवाते सफारत रहते हैं। खाने हैं, मिशंस हैं, वो भेजते रहते हैं डेली। अब इसे केबल्स, ये जिसे हम केबल्स कहते हैं। परपेचुअल हुँ। जी, जी, केबल्स हैं। ये अनक्लियर भी आता है, फैक्सेस भी आती हैं, लेकिन साइबर टेलीग्राम्स भी आती हैं। और हम अपनी वज़ारत ख़ारजा को, वज़ारत ख़ारजा पॉलिटिकल लीडरशिप को अब्रेस्ट रखती कि क्या-क्या बाहर हो रहा है, उस मुल्क में क्या हो रहा है, क्योंकि सरप्राइज़ व जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट हुँ। उस सरप्राइज़ में बिलीव नहीं करती कि जी इस मुल्क में ये हो गया, आपको पता ही नहीं है। तो ये करती हैं, लेकिन फिर एक वक़्त आता है कि जब वो फॉरेन ऑफिस या लीडरशिप बिलीव करना महसूस करती कि जी अब यहाँ उनको बुलाएं, इनसे आमने सामने बैठकर अक्रॉस द टेबल वो प्रिपेयर्ड होकर आते हैं। ये नहीं है कि अगर आ गए यहाँ पर, नहीं, वो प्रिपेयर्ड होकर आते हैं। अपनी फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो अपने एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी से हुँ। मिलकर उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, जो वो प्रेजेंटेशन है उनकी करेक्शन करते हैं, और फिर बैठकर अक्रॉस द टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप बताई जाती है, और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप से वो क्या कहते हैं डायरेक्शन दी जाती है कि जी अब हमने ये है, वो कहते हैं नहीं जी इनको ये करें, और बिल्कुल सही होता है। तो आजकल आपको पता है जो चैलेंजेस हैं हुँ। पाकिस्तान के, सबसे पहले तो आपको पता है चैलेंजेस जो दो हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हुँ। एक तो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का इशू है, जो आईएमएफ के साथ हम हुँ। पकड़े हुए हैं। दूसरा हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब आप बाहर मुल्क में होते हैं तो इन दोनों को का जोड़ है। अगर आप इकोनॉमिकली सॉवरेन हैं, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, हुँ। और फिर आपकी इस मुल्क में स्टेबिलिटी है, तो फिर आपके बोलने की, आपको बात करने की होस्ट गवर्नमेंट के साथ या मल्टीलैटरल फोरम पे या बायलैटरल फोरम में बड़ी आपकी एक ताकत होती है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। फिर आपको पता है गाज़ा में क्या हो रहा है, हुँ। हुँ। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान के साथ जो इश्यूज़ आपको पता है वो लेस देन नॉर्मल हैं। हुँ। इंडिया के साथ इनकम्युनिकाडो मोड है, बिल्कुल हुँ। इनकम्युनिकाडो मोड है। तो ये चीज़ें हैं, और सारे इश्यूज़ भी हैं हमारे जो जो दरपेश हमें, कि ये बड़े-बड़े इश्यूज़ हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं। और फिर इंडिया का जो जो एक जो एक इकोनॉमिक राइज़ है, वो भी हमें हमें देखना पड़ेगा क्या करें। फिर हुँ। इंडिया और चाइना जो है कोएग्जिस्ट कर रहे हैं।
इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टी दे हैव। तो ये चीज़ें बड़ी देखने वाली हैं, और बहुत सारे और भी इश्यूज होंगे जो कर रहे होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई हैं इस वक्त। जी, कमर चीमा साहब, इसमें एक अहम नुक्ता भी है। वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पे कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को मौजूदा दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत है। कि अभी तक हम इसी सी चीज़ पे सोच रहे हैं कि मौजूदा दौर के तकाज़ों से हम आहंग करना है, नहीं करना है। आखिर हम अपनी ख़ारजा पॉलिसी को, जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग, कब तक बना पाएंगे और इसमें रुकावट क्या है? मतीन साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें पहली चीज तो ये है, मैं समझता हूँ अभी ये एनवॉइस कॉन्फ्रेंस होनी नहीं चाहिए थी। जब आपको ये पता है कि 1 महीने के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं, हाँ। तो जो जो शेड्यूल हमारे सामने है, तो जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता या इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, वो इन एनवॉइस को जारी बात है एड्रेस करती। ये अभी अपनी कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑनलाइन भी, वर्चुअल भी कर सकते थे। पहली बात तो ये है। लेकिन देखे ना, ये बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज है इन तमाम एम्बेसडर्स का, उन मुल्कों से निकलना, आना जाना, बड़ा खर्चा है जी, बिल्कुल। लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे करोड़ों रुपए का खर्चा आया है, और आगे केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी हुई है और एक केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है। तो मैं तो जाती तौर पे, एक तो मेरा इस पे ये प्रोटेस्ट है, मैं समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, 1 पॉइंट। सेकंड, जो आपने बात की कि मेरा ख्याल है कि वो जो काकड़ साहब को स्पीच दी गई है, वो किसी पुराने वजीर आजम की उन्होंने स्पीच चला दी है, और उन्होंने कहा है कि ठीक है, पहले भी ये स्पीचेस देते रहे, तो वही अल्फाज जो हैं वो मिलते जुलते। देखा गया होगा कि पिछले वजीर आजम ने क्या कता बुरीद करके जो है ना मसवदा वही दे दिया गया। जी सर, वो कॉपी पेस्ट हुई है। मुझे तो एक ऐसे लग रहा है। तीसरा सर, इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें एम्बेसडर शायद कियानी साहब ने की हैं, वो सारी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, और उन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट्स रेज किए। सबसे पहले तो ये जो हमारे एम्बेसडर्स मिडिल ईस्ट से आए हैं, हाँ। उनसे पूछा जाना चाहिए था कि जो गजा में हमें इतना ज्यादा, गजा इशू के ऊपर जो OIC का और अरब ममालिक का जो एक ग्रुप बना, जिसमें इंडोनेशिया को डाला गया, नाइजीरिया को डाला गया, वो 6-7 एम्बेसडर जो थे, फॉरेन मिनिस्टर्स पूरी दुनिया में गए, पाकिस्तान को क्यों इसमें एंगेज नहीं किया गया? हमें तो पहला तो सवाल हमें यहाँ पे पूछना चाहिए, हमारे जो वो एम्बेसडर्स आए हैं, और उनको जारी बात है उनके पास कोई ना कोई इस बात का जवाब तो होगा, लेकिन क्या हमारी जो मौजूदा हुकूमत है जो बैठी हुई है, क्या उन चीजों को एड्रेस कर सकती है, नहीं कर सकती? क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज्यादा एक सीरियस एंड कंसर्न इशू है कि पाकिस्तान को जो मौजूदा गजा के हालात में, हम यहाँ पे नए साल की तकरीबात नहीं कर रहे कि जनाब गजा में हालात खराब हैं, हम कश्मीर के इशू को और फलस्तीन के इशू को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। हमारे एम्बेसडर न्यूयॉर्क में मुनीर साहब ने बड़ा जो है वो अच्छे तरीके से गजा का केस रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने बिल्कुल एक इंटरनेशनल लॉ और ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत चीजें बातें की। लेकिन हम क्यों आइसोलेट रहे मुसलमान दुनिया के अंदर ही इस इशू के ऊपर? मैं समझता हूँ इस पे जरूर जारी बात है, बताया गया भी होगा, बताया जाना भी चाहिए, और कुछ ना कुछ इसमें वे आउट जो आइंदा पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी उसको भी जो है वो पता चलेगा। लेकिन काकड़ साहब के पास तो वही स्टेट जो है, मेरा ख्याल है ब्रीफिंग आई होगी, उन्होंने वही बात की होगी जो फॉरेन सेक्रेटरी ने उनको बता दिया होगा कि सर आप ये कर दें तो चलो ये कॉन्फ्रेंस जो है हमारी गुजर जाएगी। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की, मतीन साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई जरूरत नहीं, ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। और पब्लिक टैक्स पे हम ये तो बड़ा कहते हैं कि हमें, जी आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू प्लीज। हम ये तो बड़ा कहते हैं कि हमें अपने खर्चे बचाने हैं, लेकिन हमारी एलीट को इन चीजों को जरूर सोचना है कि ये कोई हॉलीडेज का सीजन तो नहीं है जी। हमें हमारी हॉलीडेज तो नहीं यहाँ पे मनाई जा रही कि जी पब्लिक टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर हम हॉलीडेज मनाएं। मैं समझता हूँ ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर लेते और महीने 2 बाद जब हमारे नेक्स्ट वजीर आजम रेडी होते तो उनके साथ एक फ्रेश मैंडेट से डिस्कशन होती, ताकि उनको पता होता कि ये बातें जो है वो हुई हैं। सो मेरी तो ये इसमें गुजारिशात है मतीन साहब। जी, डॉक्टर चीमा साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल गौरी साहब ने, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। डॉक्टर गौरी साहब, इसमें एक नुक्ता ये भी आया है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो भी बैनुल-अक़वामी सतह पर प्रोजेक्ट करना है, पाकिस्तान का प्रोग्रेसिव बयानिया जो है वो प्रोजेक्ट करना है। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि ये कैसे हमारा जो पॉजिटिव इमेज है पूरी दुनिया में, हम इसे दैट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, जब उसे हम कहते हैं आउटरीच हमारी पॉलिसी जो है, तो हम अपने बयानिए को, अपने मुस्बत इमेज को दुनिया में कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं? क्या दफ्तर खारजा में ये विल और कैपेबिलिटी मौजूद है? थैंक यू वेरी मच मतीन साहब मेरे साथ बात करने के लिए। और अभी कमर चीमा साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा।
देखिए, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हमें किसी ने पूछा नहीं है। हाँ अंग्रेजी में कहते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जी। ये हमें बताने के लिए बहुत काफी है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडिंग में क्या खड़े हैं और कहाँ पे खड़े हैं। दुनिया में नए नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। देखिए, ब्रिक्स की अभी एक्सपेंशन हुई है, 5 जी। नए मेंबर्स उसमें शामिल किए गए बिल्कुल हैं। सही है। G20 में हम कहीं दूर दूर तक नहीं खड़े हैं। G8 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वाड ग्रुप में इंडिया सबसे आगे इस वक्त है। ले देकर हमारे पास एक SCO रह जाती है, उसमें भी हम जहां पे खड़े हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह और से पता है। OIC रह जाती है बिल्कुल। OIC जो OIC हो चुकी है उसको जी। तो खैर छोड़ ही दें। OIC में भी हमें बिल्कुल साइडलाइन किया गया। देखिए, मैं लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में जब हाजिर हुआ था तो मैंने ये कहा था, जैसे अमेरिकन कहते हैं, इट्स इकोनॉमी स्टूपिड। जहां कहीं भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट आएंगे तो पुराने जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्ट्रेटेजिक की बुनियाद रखी जाती थी, या हमें अपने वेस्टर्न साइड पे हमने डेप्थ की बात की थी, वो सारे अब दफन हो चुके हैं। तमाम इंटरेस्ट जो हैं हमारे रिलेशंस को छोड़कर वो इकोनॉमी की बुनियाद पर डेवलप हो रहे हैं। जी। आपके पास कितना तगड़ा इकोनॉमिक बेस है, उतनी आपकी प्रेजेंस इंटरनेशनल मार्केट में होगी। तो बेचारा फॉरेन ऑफिस क्या वहां पे करेगा जब आपके यहाँ इंटरनली इकोनॉमिक मसाइल इतने ज्यादा है जी। कि आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिल रही। देखिए, 2-3 चीजें पाकिस्तान को फोकस करनी है अपनी इकोनॉमी के हवाले से। हम दुनिया को कुछ नहीं बेचते, हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रोज हो के 20, 25, 26 बिलियन डॉलर के इर्द गिर्द फिर रही होती हैं पिछले 15-20 साल से। मैं ये पिछले दिनों जो एक कॉन्फ्रेंस बनी थी SIFC की, उसकी कुछ मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूँ। उसमें बहुत अच्छा इस दफा जो फोकस हो रहा है कि हमें अगर प्रोडक्ट्स डेवलप करनी है तो शायद हमें 10, 15, 20 साल अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए लगे। लेकिन एक ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अच्छी है जिसकी वजह से इसको हम एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं। तमाम हमारी एफर्ट जो है यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के साथ, फार ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, अमेरिकन कंट्रीज के साथ, जो एक फोकस पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि हम अपनी स्किल्ड लेबर और अपनी सर्विसेज को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि किस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम उठना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे हम उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को शेयर करते चले जाएंगे। यही काम इंडिया ने किया, उसने अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग किया और IT के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट करते हुए उन्होंने अपने आप को सेल किया है। चाइना ने भी यही मंत्रा अपनाया है। हम जब तक ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ और अपनी इकोनॉमिक पावर और न्यूक्लियर की चीजों को बेच करने की कोशिश करते रहेंगे, यकीन मानिए कुछ हाथ नहीं आना है। पिछले 20 साल भी इसी चक्कर में हमने जाया किया और अगले 20 साल भी जाया करेंगे। फोकस स्लाइटली शिफ्ट कीजिए टुवर्ड्स इकोनॉमी, देखिए थिंग्स विल मेक स्टार्ट डूइंग वंडर्स। जी, यहाँ पर लेते हैं नाज़रीन एक ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो खारजा अमूर और खारजा पॉलिसी के इस अहम मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब पढ़ते हैं। एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब, फॉरेन ऑफिस और फॉरेन पॉलिसी का एक अहम पार्ट जो है वो इकनॉमिक डिप्लोमेसी भी है और इनवाइस कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर गौर किया गया। लेकिन हमने ये देखा है चूँकि बड़ा फ्रैंक एनालिसिस हो रहा है, ज़ुबैर गौरी साहब भी बहुत फ्रैंक बोले हैं, डॉक्टर चीमा साहब भी बहुत कम बोले, हमें दफ्तर खारजा की इकनॉमिक डिप्लोमेसी में वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती जो होनी चाहिए। तो एज ए फॉर्मर एम्बेसडर आप क्या समझते हैं, आपकी बड़ी गहरी ऑब्जर्वेशन होगी, क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए कि हम अपनी इकनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो दुनिया में परसू कर सकें? और बिल्कुल गौरी साहब ने सही कहा कि हमारी ट्रेड, हमारे इकनॉमिक रिलेशंस, हमारा बिजनेस, हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये तमाम तर तो हमारे फॉरेन मिशंस को परसू करने की ज़रूरत है। तो आपके ख्याल में क्या सजेशंस हो सकती हैं? देखिए जी, मैंने 8 मिशंस में काम किया और मैं आपको ये फ्रैंक बात की है ना इन्होंने, गौरी साहब ने भी, चीमा साहब, तो मैं भी फ्रैंक बात करूंगा। बिल्कुल खुला, बिल्कुल मैं दूंगा, बिल्कुल मैं आपको ये घिसी पलटी बातें नहीं करूंगा। बिल्कुल। एक तो बात ये है कि आपको इंटरिम गवर्नमेंट जब भी आती हैं, जिस वक्त भी आती हैं, उस वक्त आपकी जो बाहर आपकी जो से है वो कमजोर पड़ जाती है। ये नेचुरल है, क्योंकि पता है कि आज ये है, कल इस हुकूमत में होना नहीं है, निगरान दौर की वजह से। बिल्कुल निगरान दौर की वजह से ये जी कि ये पॉलिसीज आप बनाइए कि आगे चलेंगी भी कि नहीं, ठीक है ना। और आपके स्पेशली जो आपके इम्पोर्टेंट आपके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो आपके जो पॉलिटिकल जिनके साथ रिलेशनशिप, आपके नेबरहुड हुआ, गल्फ है, US है,
तो इसके अंदर तो मैं कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। पता नहीं क्यों इस कॉन्फ्रेंस को किया गया, क्या मजबूरी थी। सो आई एम नॉट गोइंग टू से ऑन दिस थिंग, ठीक है जी। दूसरी बात है, मैंने शुरू में आपको कहा था, आपकी स्ट्रेंथ बाहर के मुल्कों में रहा हूँ। असल में हम अभी कंवर नटवर सिंह की किताब है, वन लाइफ इज नॉट इनफ, मेरे चीमा साहब ने पढ़ी भी होगी। वो एक आपका एडवर्सरी आपका है, और वो आपकी फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स की इंतहाई तारीफ करता है अपनी बुक के अंदर। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो मिशन में मैं रहा हूँ, एम्बेसीज में, फेयर विदाल मींस आपके पास टूल्स क्या हैं जो आपको दिए जाते हैं जी, बिल्कुल बेसिक हैं। दूसरी चीज है, अगर आप इकोनॉमिक में कमर्शियल बात कर रहे हैं, तो आपके जो कुलीग्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आते हैं। अभी यूरोप के अंदर देखें तो ज्यादातर जो आपकी कमर्शियल काम है वो करते ही फॉरेन ऑफिस के बंदे हैं, उन्हीं को ट्रेन किया जाता है। लेकिन मैं आगे चल के बात बताता हूँ, कितने हमारे मिशन है जहां पर कमर्शियल सेक्टर नहीं है, हमारे ही ऑफिसर्स वहां काम करते हैं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, लाओस हुआ, मैं वियतनाम में रहा हूँ, मलेशिया में रहा हूँ। हमने यकीन करें बिल्कुल आगे होकर, और ये अपनी इसको बगैर देखे जी कि बेलबेदाल है ये नहीं है, कमर्शियल सेक्शन है ये नहीं है, ट्रेड पाकिस्तान की हमने विजिबली इंप्रूव की है बोथ कंट्रीज के साथ। अच्छा, और बहुत सारे मुल्कों में सबसे पहले आपको बताऊं कि सफीर जो है वो दो कामों पे फोकस करता है। एक तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो वो नॉर्मल है, वो इकोनॉमिक ट्रेड पर, और आपकी जो मीडिया है उसके ऊपर वो करता है फोकस, और ऑफिसर्स को आगे लेके चलता है। ये मैं बता दूं आपको, अब आपकी इकोनॉमिक सॉवरेंटी नहीं है, इकोनॉमिकली आप वीक हैं, आपको IMF वर्ल्ड बैंक अरसा दराज से कह रहे रिफॉर्म्स लेकर आए जी, आप रिफॉर्म्स लाते, पेनफुल है लेकिन लाते नहीं है। यहाँ तक तो छोड़ें आप, यहाँ तो आपको कहा जाता है कि 8 बजे दुकानें बंद कर दें, वो ही नहीं करा सकते आप। बाकी तो छोड़ें, आप टैक्स नहीं दे सकते। 24 करोड़ आबादी के अंदर 23 लाख आदमी टैक्स देता है या टैक्स पेयर है। ये देखें ना, ये चीजें आपकी यहाँ पर कहते हैं जी इन सेक्टर्स को टैक्स करें, इसमें रियल एस्टेट है, क्या नाम, फार्मिंग है, ये वो भी नहीं करते। जब आप ये नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? फिर मांग तांग करते हैं, गल्फ कंट्रीज पे चले जाते हैं, जी मेरे बैंक में इतना पैसा रख दें, IMF की बात सुनते हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब आपके ये हालत होगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके मुल्क में है, इन दोनों के साथ आप बताएं कि आपकी बाहर पर क्या इमेज होगी, फॉरेन ऑफिस का ऑफिसर्स क्या इमेज क्रिएट करेगा? जी, कमर चीमा साहब, दिस इज़ द इशू। और आपसे ख़ास तौर पे चूँकि आप पाकिस्तान इंडिया के इश्यूज़ के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो आपने तो शुरू में ही बिल्कुल जिसे कहते हैं कि नॉकआउट कर दिया कि जी ये तो केयर टेकर सेटअप में तो ये होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन हम इसे ब्रॉडर वे में कहते हैं, आप डिस्कस करते हैं, आप समझते हैं कि कोई इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में ब्रेक थ्रू हो सकता है नेक्स्ट गवर्नमेंट में? ये ज़ाहिर बात है, अभी ये तमाम एम्बेसडर्स बैठे हैं, डिस्कशन हुई है इसी के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात को कैसे बेहतर बनाया जाए, क्या ऑप्शंस हैं, क्या पाकिस्तान कोई जो है वो लीड रोल प्ले कर सकता है या इंडिया की तरफ से हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही जुड़ी हुई चीज़ मकबूजा कश्मीर की है, जिसके ऊपर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद तो तमाम बातचीत के रास्ते मसदूद कर दिए हैं। लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि कुछ बातचीत का ऑप्शन, कोई डिप्लोमेसी, कोई डिप्लोमेटिक विंडो चल सकती है इंडिया पाकिस्तान में? जी मतीन साहब, जिस तरह वैसे साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे थे। जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो एक्सटेंशन होती है डोमेस्टिक पॉलिसी की, और हमने उस हवाले से देख लिया कि हम डोमेस्टिकली हमारी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्या है, हमारे जो मामला यहाँ पे खराब है, वो हमने देख लिए। और दुनिया को भी जारी बात है पता है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन इस सिलसिले में जारी बात है कि जो इम्पोर्टेंट चीज करने के जो सवाल आपने रेज किया है उसमें ये है कि हम अभी तक क्या कर सके हैं भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। हमने किसी थर्ड पार्टी को ढूंढने की कोशिश की है? हमने हमारे था कि हम भारत से बात करना चाहते हैं, UAE ने उस पर क्या रोल प्ले किया है, ऐसी बातें ओपनली की गई हैं, पाकिस्तान की कमजोरी का इजहार किया गया है। मैं समझता हूँ हम इस हवाले से पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड से क्या हम फायदा उठा सकते हैं। UAE के इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज्यादा करीबी हैं, हम उनसे क्या फायदा उठा सके हैं। और फिर वही बात आ जाएगी, जब घर में इस वक्त एक स्टेबल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना हो तो हम UAE को जाके क्या कहें। और जब एक तरफ फाइनेंशियल हेल्प मांगने जाएं तो उसके बाद जाके फिर डिप्लोमेटिक सपोर्ट किस तरह लें। क्वेश्चन तो सारी बात है, सारे सवालों के जो जवाब है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अगर हम उन सवालों के जवाबों को एड्रेस करना चाहें। बाकी ये बिल्कुल सही बात थी, जो हमारे एम्बेसडर्स बाहर जाते हैं उन्होंने जो पाकिस्तान को सेल करना है इसकी मार्केटिंग करनी है। तो जितना अच्छा पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, जितना अच्छा
पाकिस्तान खुद मुख्तार होगा, उतनी अच्छी मार्केटिंग वो करेंगे। और मैं समझता हूँ बड़े कम सोर्सेज में हमारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं, मैं बहुत सारे यंग डिप्लोमेट्स हमारे क्लास फेलो हैं, दोस्त हैं, हम उनसे जो बात करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि वो कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर। लेकिन वापस वही पॉलिटिकल क्लास से हमें ये सवाल करना है कि वो हमें किस तरह का पाकिस्तान देना चाहते हैं। क्या उनकी आपस की लड़ाइयां कभी खत्म होंगी, या कि हम इसी तरह ही उन्हीं की देखते रहेंगे कि एक लीडर कहता है कि जी मुझे वजीर आजम बनाएं, दूसरा कहता है मुझे बनाएं, फिर हम एक को जेल में डालें, फिर हम दूसरे को जेल में डालें। और इंटरनेशनल कम्युनिटी तो अब पाकिस्तान के बारे में जानना भी नहीं चाहती, उन्हें पहले ही पता है यहाँ पे क्या होना है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हालात इस तरह है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। और हमारे जो सफीर हैं, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, यकीन करके माने, मैंने कई दफा इनको बाहर सुना है, बहुत अच्छे से पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट करते हैं, भले जैसे भी हालात हों। मेरा ख्याल है इन हाथ मजीद मजबूत करें अपने सफीरों के, अपने डिप्लोमेट्स के, अपने मुल्क के अंदर हम अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आ सकें। जी ज़ुबैर, डॉक्टर ज़ुबैर कसूरी साहब, आप रिफॉर्म्स पे यकीन रखते हैं, बहुत सारा काम आपने इस हवाले से किया है, गवर्नेंस के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो दफ्तर खारजा में तो आज तक इस्लाहात नहीं हुई, तो बगैर इस्लाहात के हम कैसे अपनी ये मौसर खारजा पॉलिसी जो है वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं कमर चीपा की साहब की तरह या एम्बेसडर साहब की तरह कमेंट नहीं कर सकता हूँ फॉरेन ऑफिस की क्वालिटी पर, बट एक जरूर बात कहना चाहूंगा कि जितना मेरा इंटरेक्शन है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के साथ या इंटरनेशनली दूसरे फॉरेन ऑफिस के साथ, क्योंकि मैं बहुत सी इंटरनेशनल एम्बेसीज के साथ इंटरेक्ट करता हूँ पाकिस्तान में ड्यू टू माय ऑफिशियल पोजीशन, हमारे जितने भी एम्बेसडर्स हैं वो अभी भी अपने जो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं। जो पाकिस्तान में मौजूद इंटरनेशनल एम्बेसडर्स हैं वो उनके लिए पॉलिटिकल एलिमेंट शायद बैक बर्नर पर है। इकोनॉमिक मैटर्स, टेक्नोलॉजी मैटर्स, नॉलेज मैटर्स, फ्यूचर ग्रोथ मैटर्स उनके फोर फ्रंट पर है। बिल्कुल, आई थिंक ये वो वाहिद डिफरेंस है जो बड़ा मुझे नजर आ रहा है। परहैप्स इसकी वजह ये है कि ओवर द इयर्स पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है वो इकोनॉमी की तरफ या अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ इतनी नहीं रही है। बट जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि थोड़ी सी रियलाइजेशन अभी आई है कि हमने अपनी इकोनॉमी पे भी करना है और इसको ये करना है। बट हैविंग सेड दैट, जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो मौजूद हैं। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनका पर्सपेक्टिव इस हवाले से चेंज करने की जरूरत है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं एमपीडीडी डायलॉग का हिस्सा रहा हूँ SIFC की तरफ से, जो कि यूरोपियन यूनियन ने हमें कहा कि हमें लीगल जो है माइग्रेशन की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेशन हो रही है। तो हमारे मोस्टली एम्बेसडर साहिबान मौजूद थे, वो इसको पॉलिटिकल एंगल से ही देख रहे थे। जो वहां से इनपुट आनी चाहिए थी कि हमारे पास कमर्शियल इंडिकेटर्स क्या हैं, कौन सी जॉब्स हैं, किस तरह से स्किल्ड लेबर की वहां पर जरूरत है, कौन सा डेटाबेस वहां पे अवेलेबल है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे स्किल्ड वर्कर को क्रेडिट करेंगी, किस किस तरह से इस प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना है। लार्जली 2-4 एम्बेसडर्स को छोड़कर लार्जली दे वर ब्लैंक ऑन दिस। तो इसमें आपने बहुत अच्छी बात की है। मेरी जैसे पहले गुजारिश की कि जब तक किबला दुरुस्त नहीं होगा ना, जब तक हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ में रहेंगे, जब तक हम ये रहेंगे कि हम बहुत बड़ी चीज हैं, हम रीजनल पावर हैं, हो सकता है हो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक ये किबला दुरुस्त नहीं होगा ना, शायद डिप्लोमेट्स भी कुछ ना कर सके। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं नहीं कहना चाहूंगा कि इससे पहले के एम्बेसडर साहब नाराज हो जाए मुझसे। नहीं, वो कतई नाराज नहीं होते जी, क्योंकि खुली डुली गुफ्तगू हो रही है। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक और खौफनाक चैलेंज जो पाकिस्तान को दरपेश है दहशतगर्दी का, और दहशतगर्दी के साथ साथ दहशतगर्द और कलअदम तहरीक तालिबान के पास जदीद तरीन हथियार, पाकिस्तान के ऊपर एक खौफनाक वार, इसकी क्या मुहर्रिकात हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में खुश आमदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि 2023 पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के हवाले से बहुत भारी गुजरा है। एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब, आखिर जो है अफ़गानिस्तान से हम ये मामला बहुत तवील अरसे से टेकअप करते आए। तालिबान की हुकूमत से पहले जो है वो अशरफ गनी की थी, फिर करज़ई साहब थे। तमाम तर हुकूमतों से बात की कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकानों को ख़त्म करें, स्ट्राइक करें, बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट करें। आखिर चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाई
और अब दहशत गर्दी का मॉन्स्टर जो है वो बिल्कुल तबाही फैलाने लगा है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मोस्ट कि वेलकम। ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो इशू है, इस पर वज़ीर आज़म साहब ने बात की थी कश्मीर पे। बिल्कुल। ये कश्मीर का इशू के अंदर जो 3 फरीक है ना, कश्मीरी खुद, इंडिया पाकिस्तान, और इंडिया, पाकिस्तान। हाँ। जब तक पाकिस्तान इंडिया अक्रॉस द टेबल नहीं बैठेंगे, ये इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता। और इस वक्त आपने डिप्लोमेटिक जो लेवल रखा हुआ है वो लो रखा हुआ है। हम दोनों मुल्कों को दोनों मुल्कों को चाहिए कि ईगो को आगे हाँ। साइड पर रखकर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ऊपर बढ़ाएं, ताकि मैसेजेस दोनों मुल्कों को जाएं। इनकम्युनिकाडो मोड जो है हाँ, वो वो किसी खत्म हो। तरह दोनों मुल्क के लिए ये ठीक नहीं है। जी। दूसरी बात कर दी आपने अफगानिस्तान की। और दहशत अफगानिस्तान का गर्दी की ये मैंने बिल्कुल। ये शुरू से हमने कहना शुरू, बरादराना मुल्क, कोई बरादराना ताल्लुकात नहीं होते, इसकी कोई वक़्त ही नहीं है, होती नहीं है, ठीक है जी। ये रिलेशनशिप जो फॉरेन पॉलिसी के वो कोएग्जिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं कि जी आपने किस साथ कोएग्जिस्ट करना है। अगर होते तो 75 साल से अफगानिस्तान के साथ मुझे तो नहीं याद कि किसी वक्त भी हमारे को ताल्लुकात उनके साथ बेहतर अच्छे ताल्लुकात हो। अब आप यहाँ आ जाएं कि इन्होंने पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने, पिछली हुकूमत ने इनको बावर किया था तालिबान को कि जो हुकूमत के लोगों को कि जी आप यहाँ पर अपने बॉर्डर्स के ऊपर नजर रखें और इजाजत ना दें कि ये इस्तेमाल हो पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन हो रहा है। अभी उनकी वो मेरे ख्याल उनके जो मुल्ला फलाना जो है वो होकर गया है। हमें चाहिए कि रिपोर्ट होगी जो बॉर्डर आपने जो फेंसिंग की थी, बॉर्डर आपने फेंसिंग की थी, बिल्कुल ठीक की थी, फेंस बॉर्डर होने चाहिए। और आप बहुत सारे जो है सेंटर्स खोल दें रास्ते में, ठीक है, ये 4-5 बॉर्डर्स खोल दें, लेकिन ये फेंस होना चाहिए और वो इस मुल्क के अंदर घुसे जिसके पास उसके पास डॉक्यूमेंट्स हों। ये और इसी तरह से आपके नॉर्मल रिलेशंस होंगे। और अब ये तालिबान के साथ आपको जो हुकूमत आपने जो सख्ती की है करनी पड़ेगी। आपने रेफ्यूजीज बिल्कुल ठीक भेजें। अब इसको अब तालिबानों को चाहिए कि अपने अपने मुल्क के अंदर हालात इस तरह ठीक करें ताकि आपके लोग जो यहाँ पर 40 साल से बैठे हैं वापस चले जाएं। ये सारी उम्र तो यहाँ नहीं रह सकते ना। तो ताल्लुकात आपके ठीक नहीं है, इनको बावर करना चाहिए और हमें बहुत स्ट्रांग पोजीशन लेनी चाहिए ऑन दिस इशू कि बॉर्डर जो हैं वो सैक्रोसैंक्ट है। कमर चीमा साहब, ये जो इस वक्त दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं और खौफनाक हमले हुए हैं 2023 में और जनवरी के पहले हफ्ते में भी अटैक्स हुए हैं, लेकिन इसमें जो खौफनाक एलिमेंट है वो अमेरिकन वेपन्स के इस्तेमाल का है जो बार बार दिखाए गए हैं और बार बार हमारे तहकीकाती इदारों ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया है कि अमेरिकन लेफ्ट ओवर वेपन्स, अगर ये तो जदीद तरीन हथियार तालिबान लेके आ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ महाजराई कर रहे हैं तो हम तो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये दहशत गर्दों के पास ये वेपन कहाँ से आ रहा है? मतीन साहब, सीधी सी बात है, वेपन जो वहां पर रह गए थे, जो अफगान नेशनल आर्मी के पास जो वेपन थे वो उन्होंने कौन सा लड़े हैं? वो वेपन अफगान तालिबान के हाथ आ गए और जहां जहां पे इनके जो टीटीपी का इनके साथ अलायंस था, जहां जहां पे वो इनके हाथ में आ गए, वो उनके पास था। और सुनने में तो ये भी आता है कि बहुत सारे जो अफगान तालिबान है वो चाहते थे कि टीटीपी के पास स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन आए ताकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ना है। तो वो सारे का सारा अफगान आर्मी का वेपन तालिबान और टीटीपी के पास है, उसी से वो पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। और वो मैं तो समझता हूँ इसको हाईएस्ट लेवल पे टेकअप किया जाना चाहिए। मतीन साहब, एक क्वेश्चन है बड़ा सीधा सा। एक वक्त था जब अमेरिका ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा जी दहशतगर्द ग्रुप है अफगानिस्तान में, आए हमारे साथ लड़े, और हम उनके साथ लड़ना शुरू हो गए और हमने दुनिया में अमन लाने के लिए बड़ा काम किया। आज पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रुप हैं, आए हमारे साथ तावन करे, कोई तावन नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो ये जो क्वेश्चन है मैं समझता हूँ ये बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फिर हमने भी कुताहियां की हुई हैं। हमें भी 50 साल बाद पता चला कि हमारी अफगान पॉलिसी में कितने फ्लॉ थे, हम वो रीड ही नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि हम जितने भी अफगानिस्तान के पाकिस्तान में एक्सपर्ट थे वो इसको पॉलिसी लेवल पे लेके नहीं आ सके और हम रीड ही नहीं कर सके कि अगर अफगान तालिबान हुकूमत आ जाती है तो हमारे ताल्लुकात इस नहज पे आ जाएंगे। मैं समझता हूँ ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर है, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस का, हमारी सिक्योरिटी इदारों का और पाकिस्तान की स्टेट का ये बहुत बड़ा फेलियर है। हम उसको स्टडी नहीं कर सके कि ये क्या मुमकिन हो सकता है। और आज आप देखें, आज हम इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो हम उनके लिए ओआईसी की कॉन्फ्रेंसेस कराते थे। आज हम उनके कहते हैं कि दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करें और इनको हमारे हवाले करें और उनको जेलों में डालें। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी कंट्रडिक्शन है हमारे अपने अदारों के अंदर भी, हमारी सियासी जमातों के अंदर भी, और हमें खुद भी नहीं था पता कि ये क्या होने वाला है। बहरहाल अब जो भी है इसको जैसे कि हाईएस्ट लेवल पर टेकअप किया गया है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को
एक नए तरीके से अफगान तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात को रीस्केच करना पड़ेगा और मुस्तकबिल का फैसला जो है वो माजी की जो हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करते थे उसके मुताबिक नहीं होगा। ये फ्यूचर का लाए अमल मेरा ख्याल है तैयार करने की जरूरत है। जी गौरी साहब, आपसे सवाल ये है कि आखिर हमारी अफगान पॉलिसी जो है वो बहुत तजादात का शिकार रही, बहुत उसमें फ्लाज रहे। तो आज तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे, चीमा साहब कह रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी बात नहीं मान रही, दहशत गर्दी से हमने मुकाबला करना है, अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दों से भरी हुई है। तो कैसे हम अपने आप को रीनेगोशिएट करेंगे तालिबान के साथ ताकि इस मसले से निपटा जा सके? शुरू में एम्बेसडर साहब बात कर रहे थे कि हमें इंडिया जो है उनको एक टेबल पर बिठाना है। इंडिया हम पिछले 8-10 साल से हमारे पास इग्नोर की पॉलिसी अपनाए हुए है और वो अपनी इस पॉलिसी को बड़ा सक्सेसफुली आकर लेकर चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ कितनी ट्रेड है सबको पता है, पाकिस्तान की यूएई के साथ कितनी ट्रेड है, कतर के साथ कितनी ट्रेड है और इंडिया का क्या कंपैरिजन है इसमें। तो हमें अगेन इकोनॉमिक फ्रंट को देखना चाहिए, इंडिया के साथ यूएई के रिलेशनशिप कैसे बेहतर हो गए हैं, कैसे वो आगे लेकर चल रहा है, ये सारी इसमें अकलमंदों के लिए निशानियां मौजूद हैं। जी बिल्कुल। अब आगे चलते हैं हम अफगानिस्तान की और तरफ। काउंटर टेररिज्म पे बिल्कुल जी, अफगानिस्तान की तरफ अगर हम आते हैं तो ये क्या कोई रॉकेट साइंस है ये बताने के लिए कि हमारे और अफगानिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए थे और यहाँ से हमारा फॉरेन एक्सचेंज वहां पर जा रहा था और हमारी जो इकोनॉमी थी वो ब्लीड कर रही थी। हमारा जो वीट है जो हम इंपोर्ट करके ला रहे थे वो भी अफगानिस्तान जा रहा था। यहाँ पर इतने लाखों अफगानिस्तान के लोग मौजूद थे जिनको हम भेज नहीं पा रहे थे। वाई दिस गवर्नमेंट हैज टेकन ऑल दीज स्टेप्स और पिछले 20-25 साल से हम इन सारी चीजों को नहीं कर पा रहे थे। देखिए, इल्जाम लगाना और चीजों को लेकर ना चलना और देखना कि फलाने ने ये नहीं किया और फलाने ने ये नहीं किया, ये सारे काम अगर पिछले 8-10 महीने में हुए हैं तो पहली जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी? उनको क्या ये चीजें नजर नहीं आ रही थी कि हम इकोनॉमिकली ब्लीड कर रहे हैं, यहाँ पर इलीगल अफगानिस्तान के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर टेररिस्ट भी आ रहे हैं, ये सारी ट्रेड हमारी इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब कर रही है और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग को भी डिस्टर्ब कर रही है। तो ये कोई भी कमेंट कर रही है, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मुझे पाकिस्तान की बेहतरी चाहिए और ना ही मैं इस पे अभी कमेंट कर रहा हूँ कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जिनका ये काम है सोचने का, उनको सोचने की जरूरत है। बट ये सारे काम अगर इस वक्त हो रहे हैं तो जो पहले क्यों नहीं हुए थे, और अगर इस वक्त हो रहे हैं तो ये कंटिन्यूटी इसकी चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, ये है सोचने की बातें। और अगर हमने इसको आगे लेकर चलना है तो पाकिस्तान को पहले जहन में रखिए। तालिबान को किसने सपोर्ट की, तालिबान खान किसका नाम था, तालिबान को यहाँ पर आके बसाने के लिए किसने क्या बातें की, ये सारी दुनिया को पता है। तो हमने पाकिस्तान की पहले बेहतरी करनी है, अफगानिस्तान सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है हमारे के लिए। हमें अपने बॉर्डर भी सिक्योर करने हैं, हमें अपने फॉरेक्स भी सिक्योर करनी है, हमें अपने वीट भी वहां नहीं जाने देनी है और हमने इलीगल जितने माइग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से निकालना है। आई थिंक इनफ इज इनफ। This should be the sole point of all foreign policy meetings. जी, बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे नाजरीन कि हमारी इस वक्त जो खारजा पॉलिसी है उसे असर नौ उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर कश्मीर, अफ़गानिस्तान, भारत के साथ ताल्लुकात और सबसे टॉप ऑफ द एट कि हमें अपनी इकनॉमिक डिप्लोमेसी यानी इक़्तिसादी सफारतकारी को अपनी फॉरेन पॉलिसी में टॉप प्रायोरिटी में उसे रखना होगा। एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब और प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल गौरी साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।